सो दिस इज योर 15.10। तो इसमें आप देखो बेटा कि आपको दिया हुआ है कि फॉर अ ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है कि ये ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव है। इस 2 पाई के फैक्टर का आप ध्यान रखना। इसको हमें मल्टीप्लाई करके इसको हमें अंदर भी लिखना होगा हर एक टर्म के साथ। इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो चलिए, ये तो एक चीज है, वो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन एक्सप्रेस इट इन दैट वे, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक 20 पाई, और यहाँ पे भी पाई का फैक्टर बचा हुआ है, और यहाँ पे भी एक पाई का फैक्टर बचा हुआ है जो यहाँ मल्टीप्लाई में इस इक्वेशन में फिलहाल आपको नहीं दिख रहा है। तो ये तो आप कर लेना 2 पाई से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमें इसको कंपेयर करना है जो स्टैंडर्ड हमारी इक्वेशन होती है, ठीक है, साइन या कॉस की टर्म्स में। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड आता है, यहाँ पे साइन या कॉस आता है जो भी, और ओमेगा टी माइनस के एक्स या प्लस के एक्स आता है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन इन विच वेव इज गोइंग। और ये इसमें डेल्टा की वैल्यू है जिसको हम इनिशियल फेज बोलते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन के ऊपर जीरो टाइम की फेज बोल देते हैं कई बार, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर टी इज इक्वल टू जीरो टाइम की फेज। तो पहले इस क्वेश्चन को देखो, कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है। तो हमें 2 पॉइंट जिनके बीच में इतनी दूरी है स्ट्रिंग के ऊपर, मान लो ये स्ट्रिंग के ऊपर चल रही है वेव, तो 2 पॉइंट जो स्ट्रिंग के ऊपर इतनी दूर है उनके बीच में हमें फेजेस जो है थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज का डिफरेंस लेना है, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो अब आप देखो, इसको समझने के लिए पहले हम एक बेसिक समझते हैं। ये मान लो आपका स्ट्रिंग है, और ये हमने उसके ऊपर एक हार्मोनिक वेव क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो अभी इसमें तो कॉस फंक्शन दिया हुआ है, पर जो मैं आइडियाज डेवलप कर रहा हूँ वो साइन और कॉस के लिए इक्वली अप्लाई करते हैं। तो मैंने ये साइन फंक्शन का आप मान लो ग्राफ बना दिया। मान लो यहाँ से मैं वेव वेव भेज रहा हूँ, और किसी भी टाइम पे ये पॉइंट इधर ही है, और जो मैंने वेव भेजी थी पल्सेस वो आगे इसमें आपको दिख रही है कि ऐसे ऐसे पल्सेस हैं। अभी मैं और भेजूंगा तो थोड़ी देर के बाद ये ऐसे कुछ वेव आ जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो इसमें कंसेप्ट क्या है, अभी ये वाला पॉइंट डिस्टर्ब नहीं हुआ। आप ये बोल सकते हो इसके लिए जो फेज की वैल्यू है, मतलब इस पूरे एंगल की जो वैल्यू है, यानी कि इस एंगल की वैल्यू वो जीरो है, तभी तो वाई इसका जीरो है, ठीक है। तो इसको भी कोई फेज नहीं मिली, ये जीरो फेज में है। लेकिन ये वाले पार्टिकल के लिए फेज जीरो नहीं है, तभी ये ऊपर पहुंचा। इसके लिए कुछ और फेज है, इसके लिए कुछ और फेज है, इसके लिए कुछ और है, और इसके लिए कुछ और फेज है, ठीक है। इन सबकी फेजेस अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द फेज। वाई की वैल्यू मतलब ये कितना डिस्टर्ब हुआ है वो वैल्यू आती है। तो अब आप देखो, ये वेव है एक डिस्टरबेंस, ये हर पॉइंट को एक फेज इम्पार्ट कर रहा है, फेज दे रहा है, ठीक है। और उस फेज की वजह से वो पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। हम ऐसे व्यू करेंगे इसको। तो अब इस पॉइंट को मान लो अगर मैं लॉजिकली बोलता हूँ कि जीरो फेज मिली है, तो लॉजिकली स्पीकिंग इस पॉइंट देखो हमें मालूम नहीं है कि इसकी फेज 2 पाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन, ये मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि अगर हम अपने माइंड में इसको जीरो पे मान लें, इसको 2 पाई पे मान लें, तो इसको हमें 2 पाई प्लस पाई 3 पाई पे मानना पड़ेगा। और इस पॉइंट को हमें 2 पाई प्लस 90 डिग्रीज, क्योंकि ये 90 है, इतना 90 डिग्रीज है, यानी कि पाई/2 रेडियस, इतनी फेज देनी पड़ेगी। इस पॉइंट की फेज हमें पाई/2 माननी पड़ेगी अगर मैंने इसकी फेज को पाई/2 किया। एक और चीज देखो, अगर इसकी फेज 2 पाई है तो ये 2 पाई प्लस पाई/2 हो जाएगा, और फिर ये 4 पाई हो जाएगा। तो खैर चलो, अभी हम इसको लॉजिकली सिंपल साइन एक्स के अंदर क्या होता है, साइन एक्स के ग्राफ में पहला पॉइंट 0 डिग्रीज वाला होता है, फिर ये 360 डिग्रीज वाला, फिर ये आगे 360 प्लस 180 यानी कि 2 पाई। तो हम इसमें एक लॉजिकली बात करते हैं। देखो, आप इसमें दो पॉइंट्स लो, चाहे ये दोनों ले लो यहाँ पर, चाहे आप इन दोनों को ले लो। इन दोनों में सेमनेस क्या है, इनमें दोनों में जो डिस्टेंस है, दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वो वेवलेंथ के इक्वल है। तो अगर दो ऐसे पॉइंट्स हैं मीडियम में जिनके बीच में डिस्टेंस वेवलेंथ के इक्वल है, जिनके बीच में डिस्टेंस वेवलेंथ के इक्वल है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो फेज का डिफरेंस होगा, यहाँ पे फेज है पाई/2, यहाँ पे फेज आएगी 2 पाई प्लस पाई/2, यानी कि 5 पाई/2। 2 पाई प्लस पाई/2, इनके बीच में जो फेज का डिफरेंस होता है वो 5 पाई/2 में से पाई/2 को माइनस करो 2 पाई। तो आप कहीं पे भी दो पॉइंट्स लो स्ट्रिंग के ऊपर, चाहे आप इन दोनों को ले रहे हो, अगर इनके बीच में डिस्टेंस लेमडा है, चाहे आप इन दोनों को ले रहे हो, इनके बीच में डिस्टेंस लेमडा है, तो इनके बीच में जो फेजेस का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, वो हमेशा 2 पाई मिलेगा। तो इन दोनों को ले लो आप, इन दोनों के बीच में भी फेज का डिफरेंस 2 पाई का आएगा। तो हम ये बोलते हैं अ पाथ ऑफ लेमडा, यानी कि अ डिस्टेंस बिटवीन, अगर दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस लेमडा है तो इट इज इक्विवेलेंट टू, ये इक्विवेलेंट टू का निशान बना देते हैं, अ फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई। तो ऐसे दो पॉइंट्स जो कि एक हार्मोनिक वेव में वन डायमेंशनल मीडियम में लैम्डा डिस्टेंस पर है, ऐसे दो पॉइंट्स जिनके बीच में डिस्टेंस लैम्डा है, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई का होता है। फिर हम यूनिटरी मेथड चलाएंगे।
यूनिटरी मेथड क्या है, अगर जो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस यूनिटी है, वन है, तो फेज डिफरेंस 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा आएगा। और अगर दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, मतलब कुछ और है, जैसे कि मान लो मैंने आपको कहा कि ये दो पॉइंट्स है बेटा, इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मान लो मैं आपको दे देता हूँ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना है, ठीक है, डेल्टा एक्स, x2 माइनस x1 डिस्टेंस है। तो इनके बीच में जो यूनिटरी मेथड से हम वन का इतना है तो डेल्टा एक्स का, इसको डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है जिससे कि हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट्स हैं, अगर हम पहले पार्ट को कर लेंगे तो बाकी पार्ट भी, पहले पार्ट में डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 4, तो हम यहाँ पे 4 ले लेंगे, और 2 पाई डिवाइड बाई लेमडा इंटू 4। अब लेमडा कितना होता है, लेमडा इज 2 पाई डिवाइड बाई के, ठीक है, 2 पाई डिवाइड बाई के। तो अब ये 2 पाई तो कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 4 के। अब 4 तो यहाँ पे है ही जो कि मीटर्स में है, इसके अंदर यहाँ भी मीटर्स लिख दो, और यहाँ तो मीटर मैंने लिखा ही हुआ है। अब यहाँ पे के की वैल्यू डाल दो, लेकिन के की वैल्यू आपको पर मीटर में डालनी पड़ेगी, इन्होंने पर सेंटीमीटर में दी हुई है, ठीक है। इन्होंने जो के की वैल्यू दे रखी है आपको, आप इसको कंपेयर करो, जो x के साथ आता है वो k होता है, तो 2 पाई को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई इंटू 0.008 पर सेंटीमीटर, ये k है। अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में लिख दूंगा तो ये 1/100 मीटर हो जाएगा, और ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, तो उसके बाद हमारे पास k की वैल्यू पर मीटर में आएगी। तो k की वैल्यू पर मीटर में मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये पर मीटर और मीटर तो कैंसिल हो गया, क्योंकि हमें आंसर सिर्फ एंगल की यूनिट्स रेडियंस आएंगी, तो मीटर नहीं आना चाहिए उसमें। तो m और m रेज़ टू दी पावर -1 कैंसिल हुआ, और ये 4 इंटू 2 8 इंटू 8.8 6.4 पाई रेडियंस, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। सो दिस इज हाउ वी हैव टू व्यू दिस क्वेश्चन। तो इस फॉर्मूले को आप याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप इसको याद रखिए, इससे ही सारा काम हो जाएगा। और भी बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, कई बार आपको रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको ऐसे दे सकते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस दे सकते हैं, और आपसे पूछते हैं कि वो पॉइंट वेव के ऊपर कितनी दूर होगी। तो अगर आपको ये दिया हुआ है पर ये डेल्टा एक्स निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम ऐसे कहेंगे कि हमें डेल्टा थीटा दिया हुआ है और हमें उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो अब क्योंकि आंसर होना चाहिए मीटर्स में, तो ये एंगल है, तो नीचे एक एंगल आएगा ताकि एंगल एंगल से कैंसिल हो जाए, और ऊपर लेमडा आएगा, डिस्टेंस आएगा जो कि मीटर्स में मेजर होगा या सेंटीमीटर्स में। तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी व्यू कर सकते हैं कि कई बार आपको दो पॉइंट्स के, जैसे इसमें आपको दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे आए कि दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस दे दें, ये वैल्यू दे दें कि दो पॉइंट्स के बीच में इतना फेज डिफरेंस है, तो इनके बीच में अब डिस्टेंस कितना है, ये 4 मीटर, वो हमें निकालना हो, तो उसके लिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसी के साथ मैं आपको एक और कंसेप्ट बताना चाहता हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अभी सॉल्व करेंगे, ये सीबीएसई में भी है 12th क्लास में, ठीक है। और अगर कोई बच्चे एच सी वर्मा की किताब सॉल्व करेंगे, अभी 2 चैप्टर्स वेव्स के उसमें दिए हुए हैं, तो उसमें ये कंसेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। हमने इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स अभी पढ़ा है, तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में हमने पढ़ा कि परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है, जब दो वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होती है जब दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस और मल्टीपल ऑफ पाई होता है, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ पाई 2n+1 पाई वेयर n इज इंटीजर इन बोथ ऑफ देम। लेकिन जरूरी नहीं कि दो वेव्स के बीच में हमेशा परफेक्ट या परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हो। तो जो इंटरफेरेंस कैसी है वो इस पे डिपेंड करता है कि जो फेज मिली है पॉइंट को एक वेव की वजह से वो कितनी है। तो अभी मैं पहली वेव को ऐसे दिखा दिया, तो लॉजिकली स्पीकिंग हम ये इस पॉइंट की फेज 0 मान लें तो इसकी 2 पाई मान लेंगे, इसकी 4 पाई मान लेंगे। और S1 से लेके P तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं कि ये पहली वेव की पाथ लेंथ है, इसको हम पाथ लेंथ बोलते हैं। द पाथ लेंथ कवर्ड बाय द वेव स्टार्टिंग फ्रॉम सोर्स S1 गोइंग टू द पॉइंट P इन द मीडियम इज P1। सिमिलरली पाथ लेंथ ऑफ द सेकंड वेव इज P2। तो हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन फेज डिफरेंस की टर्म्स में पढ़ी है, हम उस कंडीशन को पाथ डिफरेंस की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ। तो इन दोनों का पाथ अलग अलग है। अगर दोनों वेव्स आइडेंटिकल हैं, दोनों वेव्स की एक्सेप्ट फॉर मे बी एम्पलीट्यूड, उनकी सारी फीचर्स अगर सेम है, वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, सिर्फ एम्पलीट्यूड उनके अलग है, मान लीजिए अगर ये आइडेंटिकल वेव है एक्सेप्ट फॉर द एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड सेम भी रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तब क्या होता है, तब देखो दोनों वेव्स, अब इस वेव की तीन वेवलेंथ इस पाथ लेंथ में फिट हो रही है, दिख रहा है आपको, तीन कंप्लीट वेवलेंथ्स
S1 से P तक के डिस्टेंस में फिट हो रही है और इसकी दो फिट हो रही है, तो दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है? पाथ डिफरेंस है लैम्डा का। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जब भी दो वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस को कई बार P से दिखाते हैं, अगर वो n टाइम्स लैम्डा होता है तो दोनों वेव्स के बीच में परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। और अगर दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा का हाफ इंटीजर, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल है, तो उनके बीच में परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ स्टेटिंग कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो व्हाई वी आर लर्निंग इन दिस ऑल दीज थिंग्स इन दिस क्वेश्चन? बिकॉज हम एक इंटरेस्टिंग चीज सीखना चाहते हैं। इस वेव ने पाथ लेंथ कवर की S1 से P, इस वेव ने पाथ लेंथ कवर की S2 से P। अब दोनों के पाथ्स के अंदर कुछ डिफरेंस है, क्योंकि इसने लंबा पाथ कवर किया है, तो इसका पाथ अगर हम P2 मानते हैं और इसका पाथ P1 मानते हैं पहले वाले का, तो पाथ डिफरेंस आएगा बिगर माइनस स्मॉलर। तो हम ये देखते हैं कि दोनों के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है? लैम्डा। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना आया? जो दोनों ने फेजेस दी P को, उनमें कितना डिफरेंस आया? अगर इसकी इन दोनों में पाथ डिफरेंस लैम्डा का है तो फेज डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? दोनों वेव्स के बीच में P पॉइंट पे कितना फेज डिफरेंस है? दोनों वेव्स में P पॉइंट के ऊपर डिफरेंस है 2 पाई का, फेज डिफरेंस है 2 पाई का। तो लैम्डा का पाथ डिफरेंस 2 पाई का फेज डिफरेंस देता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लैम्डा का पाथ डिफरेंस 2 पाई का फेज डिफरेंस देता है। और अगर दो वेव्स के बीच में यूनिट पाथ डिफरेंस है तो उनके बीच में इतना फेज डिफरेंस आता है। और अगर दो वेव्स के बीच में कुछ और पाथ डिफरेंस है, कुछ भी P, जो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है केवल लैम्डा या हाफ लैम्डा या 3/2 लैम्डा, तो ये उनके बीच में फेज डिफरेंस आएगा। इस एंगल को आप फाई मान लो। तो ये और ये एक ही जैसे फॉर्मूले हैं जिनका मीनिंग भी एक ही है, पर ये हम इंटरफेरेंस में बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं और इसको हम पढ़ के इंटरफेरेंस समझते हैं। तो आप याद कर लेना जो मैंने आपको ये टॉप दिया अभी, ठीक है, जो बच्चे कंपटीशन वाले हैं। बाकी CBSE में अगले साल सभी को यूज करना है। अगर आप याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, पर याद होता नहीं है। तो शुरू शुरू में 11th के बच्चों को याद नहीं होता, अगले साल तक डेफिनेटली सबको हो जाएगा।